Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lavli Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. अगर आप भी NTA NET एग्जाम पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल साइंस मस्ट हैव, मतलब कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज वैल्यू बाइस, मतलब कि मूल्य पूर्वाग्रह। सेकेंड ऑप्शन इज वैल्यू जजमेंट, मतलब मूल्य निर्णय। थर्ड ऑप्शन इज वैल्यू रिलेवेंस, मतलब मूल्य प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वैल्यू फ्रीडम, मतलब कि मूल्य स्वतंत्रता। द करेक्ट ऑप्शन इज वैल्यू रिलेवेंस, मतलब कि मूल्य प्रासंगिकता। अब जान लेते हैं कि मूल्य प्रासंगिकता क्या होती है, वैल्यू रिलेवेंस क्या होता है। तो वैल्यू रिलेवेंस दिया हुआ है कि वेबर हील्ड दैट वैल्यूज इन्फ्लुएंस द वे इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड in the social science in addition to other non-essential ways common to natural and social science, and that values themselves could be affected by the result of research। मतलब कि वेबर ने कहा है कि मूल्य सामाजिक विज्ञान यानी कि जैसे प्रकृति और प्राकृतिक यानी नेचुरल साइंस जो होती है और सोशल साइंस के लिए सामान्य अन्य गैर आवश्यक तरीकों के अलावा में जिस तरह से अनुसंधान आयोजित किया जाता है उस पर प्रभाव डालते हैं और अनुसंधान के परिणामों से वे मूल्य स्वयं प्रभावित हो जाते हैं, हो सकते हैं। मतलब क्या है कि जब हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो वैल्यू जो है रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और जब रिसर्च का रिजल्ट आता है तो वो वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोनों ही चीजें हैं, वैल्यू रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है और रिसर्च वैल्यूज को अफेक्ट करती है। द करेक्ट ऑप्शन इज वैल्यू रिलेवेंस, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इन मीट्स वर्क द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और इन एनी गेम द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर टीम इज नॉन बाय द टर्म। मतलब कि मीट की कृति यानी कि बुक में संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्फ परसेप्शन, मतलब कि आत्म प्रत्यक्षण। सेकेंड ऑप्शन है जनरलाइज्ड अदर, मतलब सामान्यकृत अन्य। थर्ड ऑप्शन इज सोशल एक्ट, मतलब कि सामाजिक कृत्य। फोर्थ ऑप्शन इज सेंसस स्टिमुलेशन, मतलब इंद्रिय उद्दीपन। द करेक्ट ऑप्शन इज जनरलाइज्ड अदर, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसकी जनरलाइज्ड अदर क्या होता है इसको देख लेते हैं। द गेम स्टेज यील्ड ऑन द मीट्स बेस्ट नॉन कंसेप्ट द जनरलाइज्ड अदर। द जनरलाइज्ड अदर इज द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, or in the example of the baseball game, the attitude of the entire team. The ability to take the role of the generalized other is essential to the self only insofar as he takes the attitude of the organized social group to which he belongs towards the organized cooperative social activities or set of such activities in which that group is engaged does he develop a complete self। मतलब क्या है कि जनरलाइज्ड अदर क्या होता है, या जनरलाइज्ड अदर होता है किसी मतलब कम्युनिटी का, इंटायर कम्युनिटी का, पूरी कम्युनिटी का एटीट्यूड, या फिर कहें कि किसी भी गेम में एक टीम का एटीट्यूड जो होता है वो जनरलाइज्ड अदर होता है। और जनरलाइज्ड अदर के लिए सेल्फ का होना जरूरी है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज जनरलाइज्ड अदर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्लूमर्स
थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? द फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमन बींग्स अनलाइक लोअर एनिमल्स आर एंडोड विद द कैपेसिटी फॉर थॉट। मतलब मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है जबकि निम्न कोटि के जानवरों के पास यह क्षमता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द कैपेसिटी फॉर थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरैक्शन। मतलब कि सोचने की क्षमता का निर्णय सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। द थर्ड ऑप्शन इज मीनिंग एंड सिंबल्स अलाउज पीपल टू कैरी ऑन डिस्टिंक्टली ह्यूमन एक्शंस एंड इंटरैक्शन। मतलब अर्थ तथा प्रतीक लोगों को भिन्न मानवीय कार्य और अन्योन्य क्रिया सुनिश्चित पूर्वक करने को अनुमत करते हैं। The fourth option is people are not able to make any modifications and changes during interactions। मतलब अंतःक्रिया की अवधि में लोग कोई रूपांतर तथा परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन पे जाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Some symbolic interactionists have tried to enumerate the basic principle of the theory. These principles include the following. First point is human being, unlike lower animal, are endowed with the capacity for thought. The second point is the capacity for thought is shaped by social interaction. The third point is in social interaction, people learn the meaning and the symbols that allow them to exercise their distinctively human capacity for thought. The fourth point is meaning and symbols allows people to carry on distinctively human actions and interaction. The fifth point is people are able to modify or alter the meaning and symbols that they use in actions and interaction in the basic of their interpretation of the situation. The sixth point is people are able to make these modifications and alterations because in part of their ability to interact with themselves, which allow them to examine possible course of action, assess their relative advantage and disadvantage, and then choose one. Seventh point is the intervened pattern of action and interaction make up groups and societies. इन पॉइंट्स को देखने के बाद तो अगर हम फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है पीपल आर एबल टू मॉडिफाई और ऑल्टर द मीनिंग एंड सिंबल्स दैट दे यूज इन एक्शंस एंड इंटरैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अगर हम इस वाले पॉइंट को पढ़ें, इसके फोर्थ ऑप्शन को पढ़ें तो इसमें लिखा है पीपल आर नॉट एबल टू मेक एनी मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो ये चीज गलत है। जब पीपल इंटरेक्ट करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर सकते हैं, है ना, और इसमें ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Who among the following gave the concept of residues and derivatives in his theory? मतलब निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष यानी कि रेजिड्यूज तथा व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की? ऑप्शन नंबर 1 C.H. मीड, ऑप्शन नंबर 2 G. मॉस्का, ऑप्शन नंबर 3 C.W. मिल्स, ऑप्शन नंबर 4 B. पैरेटो। The correct option is B. पैरेटो। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि रेजिड्यूज क्या है, डेरिवेटिव्स क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो घुमा के भी दे दिया जाता है। तो आइए हम समझ लेते हैं इसको, रेजिड्यूज और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। Pareto says residues are intermediary between the sentiments. We cannot know directly the belief system and acts that can be known and analyzed. These are related to men's instinct, but they do not cover all the instinct. Since the method we have followed enable us to discover only those of instinct which give rise to rationalize.
rationalizations। अब डेरिवेशन क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू Pareto, those factors which help in presenting logical explanations to the activities on the basis of need, nature, circumstances and norm are known as derivation. Man tries to explain the logic behind the action. Derivations are linked with residues. These try to explain action performed under the influence of residues. ठीक है, so the correct option is 4, V Pareto। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर, मतलब कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे विसंबंधित हो जाते हैं, किससे उनका अलगाव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। Although Marx believed that there is an inherent relation between labor and human nature, he thought that this relation is perverted by capitalism. He calls this perverted relation called alienation। मतलब क्या है कि जो मार्क्स हैं उनका ये विश्वास है कि लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, इनहेरेंट रिलेशन होता है, ठीक है। पर उस इनहेरेंट रिलेशन को जो कैपिटलिज्म है वो परवर्टेड कर देता है, यानी कि विकृत कर देता है। तो ये जो परवर्टेड रिलेशन होता है इसको हम एलिनेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब अलगाव हो जाना, उस चीज से अलग हो जाना। तो एलिनेशन के 4 बेसिक कंपोनेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी से उनका एलिनेशन हो जाता है। सेकेंड कंपोनेंट है वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड नॉट ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज एक्टिविटीज द प्रोडक्ट। बस केवल वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से ही उसका अलगाव नहीं हो जाता, उसका अलगाव प्रोडक्ट से भी हो जाता है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर फेलो वर्कर्स, मतलब जो फेलो वर्कर्स हैं, साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी उनका अलगाव हो जाता है। वर्कर्स फोर्थ कंपोनेंट है वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन पोटेंशियल, और अपने ह्यूमन पोटेंशियल से भी उसका अलगाव हो जाता है। तो 4 पॉइंट आए हमारे पास। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सेकेंड जो आया वो आया हमारा प्रोडक्ट, थर्ड है वो है फेलो वर्कर्स, और जो फोर्थ पॉइंट कंपोनेंट है वो है ह्यूमन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हाँ ये कंपोनेंट है। सेकेंड जो कंपोनेंट इसमें दे रखा है वो है फेलो वर्कर्स, हाँ ये भी है। प्रोडक्ट भी है, ओन स्पीसीज बीइंग ये भी है, पर फैमिली मेंबर्स नहीं है उसका। वर्कर का जो है फैमिली मेंबर्स के साथ अलगाव नहीं होता, तो ई ऑप्शन नहीं आएगा, केवल आएंगे ए, बी, सी एंड डी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू whom social structure may be translated empirically into pattern of repetitive micro interaction, मतलब कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्ति सूक्ष्म अनोन्य क्रिया के प्रतिमान में अनुभाविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 के मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 L.A. कॉजर, ऑप्शन नंबर 3 R. कॉलिंस, ऑप्शन नंबर 4 S.F. नार्डिनी।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर कॉलिन्स। इस क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक है वो ये है कि जहां पे भी आपको रिपीटेटिव माइक्रो इंटरेक्शन नजर आए वो आएगा आंसर आर कॉलिन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डेहेंडार्फ डिस्टिंग्विश्ड 3 broad types of group in his conflict theory. They are, मतलब डेहेंडार्फ ने अपने कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है उसमें 3 प्रकार के समूह में डिस्टिंग्विश्ड किया है, भेद बताया है। तो वो कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज क्विजी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट, क्विजी इंटरेस्ट और कन्फ्लिक्ट। सेकेंड है क्विजी इंटरमीडिएट और कन्फ्लिक्ट। थर्ड है इंटरेस्ट लेटेंट और मैनिफेस्ट। फोर्थ है कन्फ्लिक्ट कंसेंसस और क्वेसी। हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, एक बार उसको देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सो द डेहेंडार्फ डिस्टिंग्विश्ड 3 broad type of groups. The first is the quasi group और या फिर हम कह सकते हैं कि aggregates of incumbents of position with identical role interest. These are the recruiting ground for the second type of group, the interest group. डेहेंडार्फ described the 2 groups. उन्होंने डिस्क्राइब 2 ग्रुप को ही किया है, फर्स्ट क्विजी ग्रुप को और सेकंड इंटरेस्ट ग्रुप को। तो पढ़ लेते हैं डेहेंडार्फ ने क्या कहा है कि कॉमन मोड्स ऑफ बिहेवियर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स रिक्रूटेड फ्रॉम लार्जर क्विजी ग्रुप. Interest groups are grouped in the strict sense of the sociological term and they are the real agent of the group conflict. They have a structure, a form of organization, a program or goal and the personnel of members. Out of all the many interest group emerge conflict group or those that actually engaged in group conflict. तो इस डिटेल को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि इन्होंने सबसे पहले जो बताया वो क्विजी ग्रुप बताया, मतलब एक एग्रीगेट हो गया, संग्रह हो गया। ठीक है। दूसरा जो आया क्विजी ग्रुप में से रिक्रूट कर करके छांट के, मतलब वो इंटरेस्ट ग्रुप में आ गए। ठीक है। अब जो कन्फ्लिक्ट ग्रुप बना उसका जो मेन एजेंट होगा वो इंटरेस्ट ग्रुप से होगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्विजी ग्रुप, ठीक है, वो एग्रीगेट हो गया। इसके बाद आया रिक्रूट करके हमारा इंटरेस्ट ग्रुप में। इंटरेस्ट ग्रुप किस में आ जाएगा फिर? कन्फ्लिक्ट ग्रुप में। तो 3 उसके आए, क्विजी, इंटरेस्ट और कन्फ्लिक्ट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट? मतलब कि द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 जेफरी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 2 लुइस एल कॉजर, ऑप्शन नंबर 3 रैंडल कॉलिन्स, ऑप्शन नंबर 4 राल्फ डेहेंडार्फ। करेक्ट ऑप्शन इज लुइस कॉजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एनटीए नेट एग्जाम में आता है। सो दिस इज द बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, जो कि कॉजर के द्वारा लिखी गई है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज आर्ग्यूड दैट मैथोलॉजिकली सोशल कन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रीटेड लाइक थिंग्स? मतलब कि यह किसका तर्क है कि पद्धति के रूप में सामाजिक तथ्य के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 वेबर, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्ट, ऑप्शन नंबर 3 दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 4 रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सो the crucial in separating sociology from philosophy is the idea that social facts are to be treated as things
and studied empirically. This means that we must study social fact by acquiring data from outside of our own minds through observation and experimentation. The empirical study of social facts as things set Durkheim sociology apart from more philosophical approaches. मतलब सोशियोलॉजी को फिलॉसफी से सेपरेट करने के लिए उन्होंने दुर्खेम ने क्या करा कि सोशल फैक्ट को एक तरीके से थिंग बना दिया, मतलब वस्तु की तरह उसको ट्रीट करने के लिए कहा गया जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज दुर्खाइम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। What does objectivity mean in the social research? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिविटी सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी कौन कौन से पॉइंट्स में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब कि बाह्य संसार का वर्णन। बी पॉइंट है अकाउंट्स फॉर इंटरनल वर्ल्ड, मतलब कि आंतरिक संसार का वर्णन। सी पॉइंट है रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज इट एग्जिस्ट, मतलब कि यथा विद्यमान संसार का निरूपण। डी पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑफ अवर कंसेप्शंस, मतलब हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र है। तो हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी कब आती है, जब हम उसे एक थिंग की तरह देखें। कोई भी चीज है, कोई भी सोशल फैक्ट है, उसको थिंग की तरह देखें, जैसे कि दुर्कheim कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड, यस, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है ये ऑब्जेक्टिविटी में आता है, और जो इंटरनल वर्ल्ड की बात करते हैं वो सब्जेक्टिविटी में आता है। So the correct option is A, C and D. A, C and D. The fourth option is correct. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें।